पापा ने ही मेरे साथ रेप किया हुआ है और 1-2 दिन नहीं, कम से कम लगातार 4-5 साल तक, क्योंकि जब मैं 17 साल की थी तब से ये सब हो रहा था। मेरी ज़बरदस्ती शादी तय कर दी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने शादी तय कर दी, पहले उसको बुलाओ, मैं उससे ये सारी चीज़ें जो तुमने मेरे साथ किया है मैं पहले उसको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर वो हाँ कहता है करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि अगर हम नहीं आते तो मैं अभी नहीं आती तो हो सकता था तुम्हारा सुबह मर्डर ही किया हुआ मिलता, क्योंकि लोग अपना मतलब दोस्त छुपाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मेरे बड़े पापा लोग, चाचा लोग सब यही बोल रहे थे कि बयान चेंज कर दे और नाम लगा दे कि जीजा जी के साथ शादी करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने गलत झूठा इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो कभी साथ दिया नहीं, जिसने साथ दिया उसका भी झूठा नाम लगा दो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये नहीं बोलूँगी कि शादी अडॉप्शन के लिए आप संपर्क ना करें, बल्कि मैं ये बोलूँगी कि भाई बेटियां बोझ नहीं होती हैं। ठीक है, अगर बेटी होती है ना, अगर बेटी पैदा होती तो सौभाग्य समझो कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। समझ आ रही है? हर बेटी बोझ नहीं होती, इनफैक्ट कोई बेटी बोझ नहीं होती। एक बार उसको अपना के तो देखो, एक बार उससे प्यार से बात करके तो देखो, एक बार उसको अपना संतान समझ के तो देखो। आपका जो डे 1 होता है ना, जैसी बच्ची पैदा होती है बाप को पता चलता है कि भाई बेटी हुई है, उसके दिमाग में सीधा ये स्ट्राइक करता है यार अब इसके दहेज के पैसे कहाँ से इकट्ठे करने पड़ेंगे। सास ससुर बोल रहे होंगे यार बेटी हो गई, इसका तो दहेज मोटा जाएगा, इसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज जाएगा। अबे पागल वागल हो कि वो एक दिन की बच्ची है भाई, उसके ऊपर पहली तुमने इतने ताने कस दिए। क्या है, तुम माँ नहीं थी, तुम बेटी नहीं थी। तुम्हारे माँ बाप ने भी यही बोला था क्या जब तुम पैदा हुई थी, जो आज सास बनी फिरती रहती हो तुम बेटी नहीं थी किसी की? या तुम्हारे माँ बाप ने भी यही सोचा था? अगर तुम्हारे माँ बाप ने ये सोचा था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम अपनी पोता पोती के साथ भी ऐसी करोगे, खासकर अपनी पोती के साथ और अपनी बहू के साथ। तुम भी तो किसी की बहू थी, तुम्हारी सास ने ऐसा किया था कि तुम्हारे साथ, जो तुम आज की बहू के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या समझ के करते हो? खरीद के लेकर आए थे क्या बहू को? नौकरानी समझ रखा है क्या? हर रोज मायका में 3 से 4 केसेस आते हैं कि कभी सास ससुर ने परेशान कर रखा है। क्यों? दहेज नहीं मिला जी। पति ने परेशान किया है। क्यों? पति का दूसरी औरत के साथ अफेयर है। पति इसलिए परेशान कर रहा है पत्नी को कि उसने ज्यादा दहेज नहीं दिया। पति इसलिए परेशान कर रहा है पत्नी को कि उसने लड़का पैदा नहीं किया। अबे कौन हो तुम? क्या हो तुम? क्या समझते हो अपने आप को? फन्ने खाओ। पैसा नहीं है तो मतलब अगर तुम्हारे यहाँ बेटी जन्म हो गई तो कम से कम तुम अपना सौभाग्य समझो कि तुम्हारे घर में पैसा नहीं है और तुम्हारे घर में बेटी आई है, तो इसका मतलब लक्ष्मी आई है। एक बार उसकी कदर करके तो देखो ना। तुम्हारे भंडार सोने चांदी से भर गए तो तुम आती तो उसके ऊपर ये तौमत लगा देते हो कि दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। तो वो क्या लक्ष्मी, तुम्हें क्या भगवान लक्ष्मी देगा? तुम्हें क्या भगवान पैसा देगा? एक बार पूछ के तो देखो अपनी पत्नी और बहू को और अपनी बेटी को, पता चलेगा। ना भंडार तुम्हारे पैसों से भर गए, पता चलेगा तुम्हें। आज हमारे साथ एक लड़की है जो अनमैरिड है। अब आप बताओ, अनमैरिड लड़की के साथ माँ बाप ने ऐसा क्या किया कि उसको अपना घर छोड़ना पड़ा? ये तो चलो मैरिड भी नहीं है, अभी तो बहू बनी भी नहीं है, मतलब इनका बेटी होने पे गुनाह हो गया ना इनका। ये अनमैरिड है जो मेरे साथ एक महिला बैठी है, मात्र 20-21-22 साल की उम्र होगी इनकी। मैं नाम और इनकी एज और उनका जगह नहीं बता रही क्योंकि प्राइवेसी है। इसका मतलब माँ बाप ने परेशान करा है ना अपनी ही संतान को। तो चलिए सुनते हैं इनकी क्या कहानी है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपका मुझे पता है कि आप अनमैरिड हो, आप कोई बहू नहीं हो, आप किसी की पत्नी नहीं हो। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब अपना घर छोड़ के आश्रम में आना पड़ा? दीदी मेरे पापा ने ही मेरे साथ रेप किया हुआ है और 1-2 दिन नहीं, कम से कम लगातार 4-5 साल तक, क्योंकि जब मैं 17 साल की थी तब से ये सब हो रहा था। और मेरे मतलब कि मुझे पहले इतना वो नहीं था, मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं थी, तो
ये भी नहीं था कि मैं किसी से बोलूँ। मैंने मम्मी से बताया तब भी ये चीज़ बंद नहीं हुई, फिर मैंने दादी से बताया तब भी ये चीज़ बंद नहीं हुई, और मेरे चाची चाचा लोगों को भी ये सब सारी चीज़ें पता चली तब भी ये सारी चीज़ें नहीं रुकी, और मेरी बुआ जी हैं उनको भी पता चला फिर भी ये चीज़ें नहीं रुकी। और मैं मतलब पहले इतना ज़्यादा नहीं ज्ञान होता दीदी, जब 17 साल की मतलब मैं थी तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं FIR भी करती हूँ तो, क्योंकि अगर घर वाले ही साथ नहीं खड़े होते तो बाहर का भी आदमी फ़ायदा उठाने का ही सोचता है, हेल्प कोई नहीं करता। और मैंने बाहर भी कई जगह हेल्प मांगी पर मेरा सिर्फ फ़ायदा उठाया गया दीदी, हेल्प किसी ने नहीं की। तो फिर मतलब और मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, और मैंने मम्मी से बोला कि कहीं भी मेरी शादी कर दो, चाहे कितना भी गरीब हो, बस मुझे इस घर से निकाल दो, मुझे इस घर में नहीं रहना, घुटन होती है। तो मेरी मम्मी ने पहले कभी कहीं मतलब शादी करने की कभी नहीं सोची पहले। और जब मैं बोलने लग गई, बड़ी हो गई, अब समझदारी आ गई, किसी का साथ मिला, इतनी हिम्मत आई कि मैं उनके खिलाफ बोल पाई, तो मेरी ज़बरदस्ती शादी तय कर दी। और मतलब पहले मैंने ये सोचा कि मैं घर से भाग भी जाऊंगी तो लोग यही बोलेंगे कल को कि लड़की गलत थी। ये कोई नहीं कहेगा, ना किसी को पता होगा कि उसके माँ बाप ने कुछ किया होगा या कुछ भी। बस यही सोचते कि मतलब लड़की ही गलत है, किसी लड़के के साथ भाग गई, या यही सब उड़ाया जाता है समाज में। तो फिर मैं नहीं गई घर से कहीं भी, और मैंने ये भी सोचा कि सुधर जाएंगे, मेरे घर वालों की बदनामी ना हो। मतलब बहुत सोचा, 4-5 साल तक मैंने दीदी बहुत कुछ सहा, इनका टॉर्चर, मारपीट भी, और ये रेप भी 5 साल तक। मतलब मैं जब 12th में थी तब से मेरे साथ ये हो रहा था। 2023 में ये सब सारी चीज़ें बंद हुई, वो भी जब 2023 में मेरे जीजा जी हैं उनसे मेरी बात हुई, तब उनको मैंने ये सारी चीज़ें बताई। जब मुझे लगा कि ये हेल्प कर सकते हैं, अच्छे हैं वो स्वभाव के, तो मैंने उनसे बताई ये सब सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, बोले कि बिट्टू तू टेंशन मत ले, और बोले कि अब फिर मेरे माँ बाप से सबसे, दादी से सबसे बात की कि अगर अब इनकी हिम्मत है तो हाथ भी टच करके दिखाएं, हाथ काट के हाथ में ही दे दूँगा, मतलब ऐसा बोला। तो फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये मुझे टच कर सके गलत तरीके से। तो मतलब मेरे जीजा जी से बोले कि शादी तय करवा दे, शादी कर देते हैं, बोल दो, समझा दो कि शादी कर ले। मैंने कहा मुझे नहीं शादी करनी, कल को उसको भी कुछ पता चलता है तो वो भी घर से निकाल देगा, तो मैं इस घर में तो दोबारा कभी आना नहीं चाहूँगी, और अगर उसने वहाँ से भी निकाल दिया फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैंने बोला कि मुझे 1-2 साल और पढ़ लेने दो, इसमें मेरी जॉब हो जाएगी, फिर आप जहाँ भी शादी करोगे मैं करवा लूँगी। तो ये लोग नहीं माने, मेरी ज़बरदस्ती शादी तय कर दी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने शादी तय कर दी, पहले उसको बुलाओ, मैं उससे ये सारी चीज़ें जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं पहले उसको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर वो हाँ कहता है करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी कोई कर लेगा। तो मैंने कहा फिर मैं ऐसे कैसे करवा लूँ, ना तो मैं तुम्हारे यहाँ दोबारा आना चाहूँगी, क्योंकि पहले से ही इतना इन लोगों ने परेशान कर रखा है कि मैं मतलब कहीं भी रह लूँ, भूखी रह लूँ, पर मैं इस घर में नहीं रहना चाहूँगी। तो फिर कुछ नहीं, वो लोग मतलब ज़बरदस्ती मेरी शादी तय कर दी, और वो आए तो फिर कुछ नहीं, मैं उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने यही बोला कि अब ये सारी चीज़ें बंद कर दो, अभी तक तुमने मेरे साथ जितना गलत किया, चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर अब तो मुझे पढ़ लेने दो। तुमने अभी तक अपनी मनमानी की, क्या मुझे 2 साल और पढ़ने नहीं दिया जा सकता, और ना ही पढ़ने के पैसे देते थे। मेरे जीजा जी 2-3 साल से मेरे पढ़ने के पैसे अभी भी दे रहे हैं, और पहले भी 2-3 साल से वही दे रहे थे, ये लोग देते भी नहीं थे पढ़ने के। मैं मम्मी से बोलती थी कि बुक्स लानी है, पैसे दो, तो बोलती हैं कि हमारी बात नहीं मानती हो तो मैं कैसे बोल दूँ कि पैसे दें पढ़ने के लिए। बोली कि हमारी बात मानोगी तब पैसे देंगे। तो मैंने कहा क्या चाहती हो कि फिर से मतलब मैं फिर से वही करूँ, उसके साथ सोऊं, तब पैसे दोगी। तो बोली नहीं ऐसा कहाँ हम बोलते हैं। तो मैंने कहा फिर और कौन सी बात है जो मनवाना चाहती हो, बताओ और कौन सी बात नहीं मानती। मैं कहीं जाती हूँ, कुछ करती हूँ, क्या करती हूँ बताओ, मैंने कुछ गलत करा। तो बोली कि नहीं शादी करवा ले। तो मैंने कहा मैंने शादी के लिए मना थोड़ी किया है, तो मैंने तो हाँ बोला कि ठीक है मैं करवा लूँगी, पर मैं उसको सब कुछ पहले बताऊँ। अगर वो हाँ कहता है करवाने के लिए तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो मना भी नहीं कर रही। बस यही सारी चीज़ें। तो फिर मेरे चाचा हैं और फूफा बुआ ये सब लोग
फिर बाद में मतलब मैं बाहर रूम लेके रहती थी, पढ़ती थी। तो फिर वहाँ से मेरे पापा मुझे मार पीट के ले आए घर, और मेरा फ़ोन भी छुड़ा लिया। मेरे जीजा जी ने फ़ोन दिलाया था पढ़ने के लिए मुझे, तो मेरा फ़ोन भी छुड़ा लिया। और फिर घर ले आए। फिर इनको लगा होगा मेरे जीजा जी को कि ये उसके साथ फिर से कोई गलत हरकत ना करे। तो मेरे जीजा जी दूर के हैं, उनको मेरे रिलेशन के लोगों को इतना जानकारी, मतलब उनके बारे में इतना पता नहीं है कि कौन कहाँ किसका क्या है। तो फिर उन्होंने जाने कहाँ से यहाँ वहाँ कॉल करके मेरे मामा जी का नंबर निकाला। फिर मेरे मामा जी का कॉल किया जीजा जी ने, और समझाया, बताया सब कुछ कि ऐसा से ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है, और उसको मारपीट के घर ले गया है, और अगर अब उसके साथ कुछ गलत हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो बोले कि मैं FIR मैं खुद ही करे दे रहा हूँ। तो फिर मामा जी को डर लगा, तो फिर मेरे मामा जी ने रात को ही कॉल लगाई मेरे पापा को। तो फिर जो भी बोला हूँ मुझे नहीं पता। फिर कुछ नहीं, फिर सुबह कल मतलब जैसे सुबह दोपहर के टाइम मुझे बुलाया गया, मम्मी ने बुलाया कि चल पापा बुला रहे हैं। मैं गई, मैंने कहा क्या हो गया। तो फ़ोन दिया अपना, बोले कि लो कॉल कर लो जीजा जी को, और बता दो कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, और उल्टा सीधा कुछ मत करना, और बोले समझा दो, संभाल लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जीजा जी को कॉल किया, तो उन्होंने पूछा तू भी, तू ठीक है, तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं है, और किसी ने मारा पीटा तो नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं किया मुझे। तो बोले पक्का झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं किया। फिर कुछ नहीं, फिर मेरा फ़ोन वापस दिया मेरे पापा ने। फिर मैं अपना पढ़ने लग गई। और फिर ऐसे मतलब बोलते थे कि फ़ोन रख लें क्या, जीजा जी से पूछते थे कि फ़ोन रख लें, ऐसे ही बुक से पढ़ती रहेगी। तो मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फ़ोन इसलिए रखना चाहते थे कि मेरी उनसे बात ना हो, फिर ये अपनी मनमानी करे। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, फ़ोन नहीं रखा जाएगा, वो फ़ोन उसके पास रहेगा। तो फिर ऐसे नहीं, तो फिर उन्होंने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया। मुझे लगा बाहर का कोई ले गया, मेरा उन्होंने फ़ोन ही चोरी कर लिया। उस टाइम मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, तो मैं पढ़ भी नहीं पाई, वरना मेरा उसमें MP पुलिस में थोड़ी बहुत नंबर कम हुए थे, यूपी पुलिस में मेरा हो जाना था। तो फिर कुछ नहीं, उन्होंने मेरा फ़ोन छुड़ा लिया। फिर मेरे जीजा जी ने एक पुराना फ़ोन रखा था, तो वो दिया, बोले कि ले बिट्टू इसी में पढ़, काम चला। तो मेरे पापा ने मुझे उस दिन पीट दिया। वहीं पे मेरी दादी थी, मेरी बड़ी मम्मी थी, मेरी मम्मी थी, सब लोग थे वहीं पे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा कि तूने क्यों मार दिया। और मेरी दादी उल्टा सीधा मुझे ही बोलती थी कि जैसी तू है ना, ऐसे हमारे ख़ानदान में कोई लड़की नहीं थी जैसे तू पैदा हो गई है। तो फिर दादी मेरी मुझे उल्टा सीधा बोलती थी, और फिर बोलती थी कि मेरे लड़के को जब खा लेगी तब मानेगी। और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। मैंने दादी से भी शुरुआत में ही बताया था, फिर भी मेरी दादी ने कुछ नहीं किया। फिर मैंने उस दिन गुस्से में 100 नंबर लगा दिया था। फिर पुलिस से मतलब 100 नंबर लगा, तो फिर लौकुश नगर लगता है हमारा थाना। तो वहाँ से फिर पुलिस का फ़ोन आया कि बोले कि आपने कॉल करा था। मैंने कहा हाँ किया था, पर मेरी मम्मी ने मना कर दिया, बोल दो कि हम सुबह आ जाएंगे, आप मत आओ। फिर मैंने मना कर दिया पुलिस वालों को कि ठीक है आप मत आओ, मैं सुबह आके वहीं पे FIR करवा दूँगी। तो फिर कुछ नहीं, फिर हमें लगा कि मना कर दिया तो नहीं आएगी। फिर भी पुलिस आ गई, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। तो बोले कि अगर हम नहीं आते, तो मैं अभी नहीं आती, तो हो सकता था तुम्हारा सुबह मर्डर ही किया हुआ मिलता, क्योंकि लोग अपना मतलब दोस्त छुपाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। फिर कुछ नहीं, वो लोग ले गए मुझे, और मेरी मम्मी जा नहीं रही थी साथ में, क्योंकि उनके साथ महिला पुलिस नहीं थी। तो वो लोग मेरी मम्मी को साथ ले जा रहे थे कि तुम चलो, हम आपकी लड़की को अकेले नहीं ले जा सकते। तो फिर वो जा ही नहीं रही थी। और मेरे पापा, मैंने जब कॉल वॉल की, पुलिस वुलिस आई तो भाग गए थे कहीं पे। तो फिर मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती ले गए कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें फिर महिला पुलिस बुलानी पड़ेगी, पर हम लेके तो जाएंगे ही जाएंगे, उसको ऐसे तो छोड़ के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि घर का ही मैटर है, क्या पता तुम क्या करो उसके साथ। फिर कुछ नहीं, 6 अक्टूबर 2024 को लेके गए फिर मैंने FIR करवाई। और छतरपुर ज़िला है हमारा, तो वहाँ पे मतलब मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। और जिस दिन मेडिकल होना था उसी दिन मतलब मुझे सुबह ही पीरियड स्टार्ट हो गए। तो मेरा मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, FIR हुई। और फिर मतलब घर वाले और चाचा, बड़े पापा लोग को पता चला कि इसने FIR कर दी, और पापा फरार हो गए थे, भाग गए थे। तो फिर मेरे बड़े पापा लोग, चाचा लोग सब यही बोल रहे थे कि
बयान चेंज कर दे और नाम लगा दे कि जीजा जी के साथ शादी करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने गलत झूठा इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो कभी साथ दिया नहीं, जिसने साथ दिया उसका भी झूठा नाम लगा दो। फिर मेरे चाचा ने बोला कि अगर बयान नहीं बदलनी है तो घर से निकल जाओ। मैंने कहा तुम क्या निकालोगे, मैं खुद लात मार के जा रही हूँ तुम्हारे घर से, मुझे भीख मांग के खाना मंजूर है, मैं कहीं भी भीख मांग के खा लूँगी, पर मुझे ऐसा घर और परिवार चाहिए भी नहीं है। तो फिर मैं 10 अक्टूबर को घर से निकल आई थी। तो फिर भोपाल में रही, रेंट में रूम लिया था। पहले मुझे लगा कि रूम, मेरी एक फ्रेंड थी वहीं भोपाल में, तो मैंने उससे कहा कि एक रूम ढूंढ देना, मैं आ रही हूँ। तो बोली क्यों, मैंने उससे कुछ नहीं बताया, बस ऐसे बताया कि मुझे वहाँ रहना है। तो फिर बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला था, रेंट में लिया था। तो मुझे लगा ले लेती हूँ, फिर कुछ काम करूँगी तो उनका रेंट दे दूँगी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे जीजा जी ने ही डाले थे, पैसे दिए थे मुझे। तो उन्होंने बोला कि बिट्टू रह ले, पैसे मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आंटी बोली कि घर में, मतलब बोली कि पेरेंट्स से बात कराओ, क्योंकि तुम अकेले आई हो तो ऐसे नहीं रहने देंगे। तो फिर मैंने अपने जीजा जी की मम्मी से ही बात करवाई। मैंने कहा मम्मी बात कर लो उनसे, तो उन्होंने बात करी फिर उनसे। फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ के जो अंकल जी थे उन्होंने बोला कि यहाँ हमारा घर रेंट के हिसाब से नहीं बना है, तो मतलब हमें दिक्कत जाती है। फिर उन्होंने, जीजा जी ने मेरे देखा था यूट्यूब का, मैं गुरुद्वारे देख रही थी कि मतलब जहाँ पे मैं रह सकूँ। तो फिर मेरे जीजा जी ने ही यहाँ का ये देखा था, वो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो देखा होगा। तो फिर बोला कि बिट्टू यहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे चली जाओ, महीने 2 महीने रहना, और यहाँ भी जब तक शांति हो जाएगी, अगर वहाँ तुम्हें दिक्कत होगी तो फिर देखेंगे रूम वूम कहीं पे, और काम भी ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे यहाँ आने के भी पैसे डाले आंटी की, वहीं जहाँ पे रूम रेंट में लिया था भोपाल में, उन्हीं आंटी के अकाउंट में पैसे डाले। फिर आंटी ने मुझे 1000 रुपये दिए, इन्होंने डाले थे जीजा जी ने। फिर मैं यहाँ पे आई थी, मैं फिर यहाँ साफियाबाद हरियाणा में, फिर वहाँ पे गई थी मैं। तो फिर घर वाले, मेरी मम्मी और छोटा भाई आया था वहीं पे साफियाबाद में ही मुझसे मिलने और मुझे लेने की, चलो बयान बदल दो, और ये है वो उल्टा सीधा कि मतलब समाज में बेइज्जती होती है। और उल्टा सीधा मेरे बारे में भी उड़ाया कि वो जीजा जी के साथ भाग गई है और प्रेग्नेंट थी 3-4 महीने की। और मेरी बुआ लोगों ने भी यही कहा कि मतलब उससे शादी करनी थी तो सीधा बता देती, हम शादी कर देते, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा कि अगर हमें शादी ही करनी होती दीदी, तो और भी कई तरीके, हम कोर्ट मैरिज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सब फालतू बोलने की क्या ज़रूरत थी, मैं घर से भाग सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। तो नहीं बोले कि, और फिर अभी भी कॉल आते थे बयान चेंज करने के लिए, रिलेशन के भी कॉल आते थे, तो यही बोलते थे कि तुम्हारी जैसी औलाद किसी को ना दे भगवान, ऐसा वैसा। और वो गलत है तो उसके साथ हर कोई खड़ा है, मेरी साइड कोई भी नहीं है। तो फिर कुछ नहीं, मैंने कहा मत खड़े हो, मुझे अब जैसा जो भी सही दिखेगा मैं करूँगी, पर मैं बयान चेंज नहीं करूँगी। फिर मेरी यहाँ पे तारीख थी 23 तारीख को, मैं गई भी थी छुट्टी लेके यहाँ से, तो मेरी माँ आके रोने लगी, बदल दे, तेरे भाई मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मैंने कहा अभी थोड़ी बहुत जो कसर छोड़ी है तुमने, क्या मैं उसमें भी आग लगा दूँ। मैंने कहा मेरा तो तुमने वैसे भी सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर कुछ नहीं, अपना मैंने नहीं बयान बदले। और फिर लास्ट में जब शाम को फ्री हुई वहाँ से अदालत से, तो पुलिस वाले अंकल थे, तो उन्होंने बोला मिलना है मम्मी से। मैंने कहा मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरे पास नहीं है कोई मम्मी अम्मी, क्योंकि अगर होती तो मेरी साइड खड़ी होती, क्योंकि उनको सब पता है कि कौन गलत है कौन सही है। फिर कुछ नहीं, मैं अपना चली आई और अपना बस यहीं पे रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ बस।
और मेरे जीजा जी अभी भी मेरे साथ हैं। वो यही बोलते कि बिट्टू अच्छे से पढ़ ले, समाज को अपने आप जवाब मिल जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे नाम के साथ साथ उनका भी नाम बदनाम करके रखा है पूरे रिलेशन में कि वो भगा के ले गया है और इंदौर में रखे है उसको। यही बोलते हैं सब कि इंदौर में है और वो भगा के ही ले गया है और प्रेग्नेंट है, ये है वो है। ऑलरेडी वो शादीशुदा है। और जो कि क्या बोलूं मैं ऐसे बाप को। तुम जैसे बाप को ना सही में, जो मैंने शुरू में बोला था ना, चौराहे पे लटका के जला देना चाहिए। तुम उसी के लायक हो। अपनी बेटी को नहीं बख्शा तुमने। 5 साल तक तुमने उसके साथ रेप किया और उसके बाद भी अगर उसने अपने लिए कदम उठाया, उसमें भी तुम इसके जो जिसने इसकी मदद करी, जिस जीजा ने उसकी मदद करी, उसी जीजा के साथ तुमने उसके रिलेशन बना दिए। अबे भाई साहब क्या करूं मैं, मेरे को सही में ना बहुत गुस्सा आता है। पॉक्सो ना बहुत बड़ा क्राइम है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर 18 साल से कम की लड़की का रेप होता है और तो उसमें भी दीदी मतलब पहले बीच में कॉल आया तो बोले कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो पागल आगल हो गए थे, तो बोले पागल का सर्टिफिकेट बन जाएगा और वो जेल से निकल आएंगे। ऐसे और कैसे फिर बन जाएगा और फिर पागल का? उसमें सुनने में आया कि पागल का सर्टिफिकेट बनेगा, फिर उसके बाद जेल से निकल के सबसे पहले उस लड़के को मारेंगे, जान से मार देंगे लड़के को, और बस फिर पागल का सर्टिफिकेट बना ही है तो और फिर कोई जेल वेल भी नहीं होगी। और मुझे पहले भी बहुत धमकी देती थी। मेरी मम्मी ही बोलती थी कि मान जाओ नहीं तो फिर शादी करवा लो, मान जाओ नहीं तो फिर काट के फेंक देंगे और खुद से चला जाएगा जेल, तो सज़ा भी नहीं होगी, अपने आप से बता देंगे कि हमने उसको मार दिया, ऐसी से ऐसी दिक्कत है, मार दिया, तो बोले उसको जेल भी नहीं होगी फिर अगर खुद से बता देंगे हम कि हमने उसको मारा है। और बोले 2 लाख दे देंगे थाने में, क्या ही हो जाएगा, और 2 लाख दे देंगे, क्या होगा क्या 2 लाख से, इतने अदालत तो में है। चला गया ना आपका केस। हाँ। अगर अब आपका बाप बनवाता है ना पागल का सर्टिफिकेट तो माना नहीं जाएगा। नहीं तो अब तो सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, 20-22 साल की सज़ा हुई है बस, और कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे खानदान पे, तुम जैसे परिवार पे। ऐसे नहीं मरवा पाए उनको, ऐसे आदमी भी लगवाए कि मरवा दे ये वो, पर इंदौर में उनके बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे डॉक्टर हैं वो, तो उनके दोस्त हैं तो उनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया, तो फिर ये टोटका वोटका ना होता है, ऐसी भी कोशिश की करने की, तो उसके लिए भी मतलब उनकी मम्मी ने वो बनवाया कुछ भी पहनवाया कि कोई दिक्कत ना हो जाए। और फिर यही बोलते हैं कि लड़की को कुछ उन्होंने खिला के रखा है, इसलिए उसकी साइड बोलती है, जो वो कहता है वो बोलती है। मैंने कहा जो कहता है वो नहीं बोल रही हूँ, जो सही है मैं वही बोल रही हूँ। अगर मतलब ये लोग चाहते हैं क्या है कि मतलब इन्होंने मेरी तो हर जगह बदनामी फैलाई दी, और साथ में इनको लगता है कि जिसने मेरा साथ दिया मैं उसको भी कहीं का ना छोड़ूं, तो मैं उसी साइड बोलूँगी ना। जो जब मेरी मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, उस जगह पे वो इंसान खड़ा है, तो मैं कैसे झूठ बोल दूं कि ना ये मैंने उनके कहने पे किया और मैंने ये गलत किया था, झूठ बोला था। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करने वाली, अब इतना भी नीचे नहीं गिर सकती जितना तुम गिर चुके हो। तुम जैसी माओ को ना सल्यूट है भाई गॉड, तुम जैसी दादियों को सल्यूट है, तुम जैसे भाई को सल्यूट है, और तुम जैसे बाप को सल्यूट है। मुझे ये समझ नहीं आता भाई तुम क्या हो, तुम सही में समाज में ही रह रहे हो या तुम्हारी अलग से दुनिया चल रही है जिसमें बेटी जात को कुछ समझा ही नहीं जाता। तुम्हारे इनके खुद के बाप ने इनके साथ ऐसा किया और माँ कह रही चुप हो जा, दादी कह रही बेटा चुप हो जा, और ऊपर से मामा। मामा शब्द 2 माँ बन के बोला जाता है। माँ माँ मतलब माँ से ऊपर वाला रोल मिल जाता है मामा को। इनके मामा ने तक इनको सपोर्ट नहीं किया, और फिर कहते हैं कि जब वो इधर आ गई लड़की तब भी इसकी माँ और इसका भाई आके इनको बोल रहा है कि भाई बयान बदल दे। क्यों बदल दे, गलत नहीं हुआ क्या उसके साथ? तुम्हारे खुद के पति ने उनके साथ गलत किया, मतलब कि इनके पिताजी ने। उस टाइम भी वो कुछ नहीं बोली, वो तब तक चुप रही जब तक तुम्हारे वो बर्दाश्त कर पा रही थी। जब तुमने इसकी शादी करवानी चाहिए, और जब वो शादी करने को भी तैयार थी, मगर उसका क्या बोलना था कि मैं अपने पति होने वाले पति को सब चीजें बता दूं जिससे कि आगे जाके मेरी लाइफ बर्बाद ना हो और मैं वापस इधर नहीं आना चाहती। वो भी तुम नहीं करवाना चाहते थे, उसमें भी तुम उसमें अड़ंगे डाल रहे हो। एक बात और है दीदी, मेरी इतनी ज़्यादा इसी चक्कर में मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, डिप्रेशन में चली गई कि मैं रात रात भर सोती नहीं थी, रोती रहती थी, ना खाना खाती थी ना कुछ।
तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, जैसे बिल्कुल मरने लायक ना हो जाता है इंसान, ऐसे हो गई थी। उसमें भी ये सारी चीज़ें नहीं रुकी। हैवान हैवान भी ना अपना घर छोड़ के कांड करता है, राक्षस भी अपना घर छोड़ के कांड करता है। तू हैवान कहलाने के लायक भी ना है भाई, तू राक्षस कहलाने के लायक भी नहीं। अब तू सोच ले, तुम लोगों की प्रजाति किस चीज में है। आदि मानव भी बहुत अच्छे थे भाई, शिकार करने जाते थे, वो जानवरों को खाते थे, काट के मार के, अपने परिवार में ही नहीं मार काट करके खा जाते थे वो। इतनी हैवानियत, इतनी हवस, इतनी। मैं ये ऐसे लैंग्वेज में इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि तुम लोगों को सही में अकल नहीं है, इतना कलयुग बढ़ गया है। अबे कहा के तुम, मध्य प्रदेश इतना अच्छा देश है, इतना अच्छा, मतलब बोला जाता है कि वहां पे भगवान का वास है, इतना वहां पे इतना इन्वायरमेंट अच्छा है। तुम हर एक देश का नाम डुबो रहे हो, हर एक स्टेट का तुम नाम डुबो रहे हो, तुम हिंदुस्तान का नाम डुबो रहे हो भाई। इससे अच्छा तो हमारी बाहर की कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप, ये बहुत अच्छी कंट्रीज है। फिर भी हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अपनी बाप अपना बेटी को नहीं छोड़ रहा है, रेप कर रहा है उसके साथ। मॉडर्न कल्चर को अपनाने के लिए बोला गया था, इतना मॉडर्न नहीं होना था कि अपनी बेटी के साथ ही रेप कर डालो, वो भी जब वो बच्ची छोटी है। अंडर 18 के साथ अगर आप किसी लड़की के साथ, अगर वो 18 साल से नीचे है, उसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो तो इट अमाउंट्स टू रेप। उसकी कंसेंट मायने नहीं रखती। पॉक्सो का सीधा सीधा केस बनता है। पॉक्सो इज लिटरली अ स्ट्रिक्ट लॉ इन इंडिया। आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर लड़की 18 से ऊपर भी हो गई है मगर उसके साथ दुष्कर्म या रेप 18 से नीचे, मतलब जब वो 18 की नहीं थी तब हुआ है और ये बात पता बाद में चलती है, तब भी पॉक्सो का केस बनता है। इट्स अ न्यू अमेंडमेंट इन पॉक्सो लॉ। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं। तो जिन बाप ने, जिन मामा ने, जिनके घर वालों ने अपनी भांजी, भतीजी, बेटी, बहन के साथ दुष्कर्म किया है, रेप किया है जब वो 18 से छोटी थी, तो आपके लिए वीडियो है। पॉक्सो केस तो तब भी बनेगा अगर बेटी या बहन ने या भांजी ने या भतीजे ने अपना मुंह खोल दिया ना, तब भी आपके ऊपर केस बनेगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और दीदी, वैश्यवृत्ति को भी पीछे छोड़ दिया तुम लोगों ने अपने घर में ही। क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को ये वीडियो बंद करने का मन नहीं कर रहा, इतनी गालियां देने का मन कर रहा है कि बस बोलती जाओ, तुम्हें तुम्हारी झाड़ती रहूं मैं। मगर क्या करूं, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को कंक्लूड भी करना है। तो इसी के साथ मैं यही बोलूंगी, अपनी नजर है ना अपने घर से बाहर निकाल के देखो। और वो घर से बाहर भी जिसकी लड़कियां घूम रही है ना, वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, तुमने खरीदी नहीं रखा उसको। किसी भी का आए दिन तुमने रेप कर दिया, किसी के साथ भी आके तुमने बदतमीजी कर दी, तुम्हारे बाप ने खरीदी नहीं है कोई भी लड़की। अगर सड़क पे कोई लड़की है या घूम रही है या पार्टी वगैरह में जा रही है, चाहे उसने छोटे कपड़े पहने हैं या नहीं पहने, साड़ी में है, सूट में है, वो तुम्हारे बाप की गुलाम नहीं है कि जिसको आया तुमने रेप कर दिया, जिसके साथ आया मन करा, जिसके साथ मन करा तुमने कुछ भी कर दिया। शादी होना और शादी करना, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन है और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। कहीं ना कहीं सिर्फ यही रीजन नहीं है। कहीं सोचो कि भाई एक जो बीवी आ जाती है उसको पागलों की तरह रगड़ते रहो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। मैरिटल रेप वाले केस भी आते हैं हमारे पास, पत्नी का मन नहीं है फिर भी पति बदतमीजी कर रहा है और इतने गंदे गंदे तरीके से सेक्स कर रहा है, पूछो मत। पता ही नहीं है बीवी को कि वो करना क्या चाहता है। ये जो आजकल पॉर्न वगैरह देख के आप बदतमीजियां सीख रहे हो ना, बंद कर दो इसको, क्राइम है ये। सेक्सुअल डिजायर्स एक हद तक अच्छी लगती है, एक हद तक, और वो भी तब अच्छी लगती है जब उसमें आपकी पार्टनर भी कंफर्टेबल हो, तब तक ही अच्छी लगती है। अगर पार्टनर 1% भी कंफर्टेबल नहीं है तो वो सेक्सुअल डिजायर सिर्फ आपकी है, वो हैवानियत में बदल जाती है। हैवानियत। इंडिया में पोर्नोग्राफी बंद हो जानी चाहिए, पॉर्न वीडियोस बंद हो जानी चाहिए। इसकी वजह से आए दिन उनकी पत्नियां पीड़ित हो रही है, आए दिन कोई पति बदतमीजी कर रहा है अपनी पत्नी के साथ।
और इन जैसे केस तो बहुत हैं। कई बेटियां बोल लेती हैं, इनकी जैसी बेटी ने हिम्मत करके बोला, मगर कई लड़कियां तो शायद बोल भी नहीं पाती। ये माइका ना बहुत सारी लड़कियों के लिए सहारा, ये मुझे पता है। इनकी मम्मी ने इधर आके भी बदतमीजी करी, वो भी मुझे पता है। बयान बदलने को बोला, वो भी मुझे पता है। मगर उस औरत को ये नहीं पता ये माइका ऐसा है, सामने वाले को फाड़ देगा अगर लड़की ने बोल दिया कि मुझे नहीं जाना। अगर लड़की ने बोल दिया ना मुझे आपकी जरूरत है, मतलब इस वाले माइका की जरूरत है, तो हम बैठे उसके पीछे, फाड़ के रख देंगे सामने वाले को अगर गलत कर दिया तो। लाइव पे कह रही हूँ, यूट्यूब पे। ये चीज मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी। थोड़ा ना अपने आप को सुधार लो आदमी लोग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म को भी शर्म करती होगी कि मेरे लिए ये, मैं किस इंसान के लिए वर्ड यूज हो रहा है। शर्म को भी शर्म आ गई होगी। ये सब चीजें जब वो देखता होगा, भगवान को भी शर्म आ रही होगी, कैसे कैसे प्राणी मैंने पैदा करे, कैसे मैंने बंदे नीचे भेजे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे ना, तो ये नीचे कमेंट में मत लिख देना कि बेटी की गलती है। लोग बोलते हैं कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को मौत के मुंह से भी निकाले, पर वो मेरी माँ माएँ तो खत्म हो गई। वो सतयुग में थी माएँ ऐसी, अब नहीं है। कलयुग में नहीं है भाई ऐसी माएँ। वो माएँ हमें नहीं मिली, सतयुग में ही खत्म हो गई वो माएँ। अब नहीं है वो माएँ। अब तो माएँ अपनी 9 साल की लड़की को कोठे में बिठा के आ जाती है। अब तो माएँ अपने ही पति के साथ मिली होती अपनी बेटी के रेप में। अब तो माएँ अपने ही भाई के साथ मिली होती अपनी बेटी की रेप में। सल्यूट है भाई ऐसी माँ को। मैं यही बोल रही थी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट में आके ये मत लिख देना कि बेटी खराब होती है, महिलाओं का वो है, इसको केस करना चाहिए। तो इसने केस भी किया है, बहुत साल बाद करा है, हर चीज बर्दाश्त करने के बाद इस लड़की ने केस किया है, और आज कहीं ना कहीं बाप अपनी सजा भुगत रहा है। मगर उस सजा से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस लड़की ने अपना बचपन खो दिया, उस लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया। इस लड़की के पास अब कुछ नहीं बचा। मगर हाँ, ये माइका सुल्टुम हमेशा इस लड़की के साथ खड़ा है, और इनको यही बोलेगा कि पढ़ लिख के इस काबिल बन जाओ कि उसके बाप, अपने बाप पे और अपने घर वाले पे थप्पड़ लगे कि हमने क्या कर दिया। हालांकि वो ऐसा परिवार तो कभी संभलेगा ही नहीं, ऐसे परिवार को कभी अकल ही नहीं आएगी, तो भूल जाओ आप। मगर ये माइका हमेशा ऐसे औरतों के साथ खड़ा है जो पीड़ित है, जो परेशान है, और हर एक उस महिला के साथ, हर एक उस बेटी के साथ, हर एक उस बहन के साथ खड़ा है जो परेशान है। ऊपर नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आपको अपना घर छोड़ना है, तो बेझिझक इस माइका में आके रह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।